नमस्कार साथियों। प्रायः हम लोग फैक्ट्स और वैल्यूज़ में अर्थात तथ्य में और मूल्य में हमसे फ़र्क पूछा जाता है और आज इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में तथ्य में और मूल्य में फ़र्क क्या है। दूसरा प्रश्न हम लोगों से ये पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों टर्म्स में कैसे ये टर्म्स एक दूसरे से अलग हैं। और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण ये है कि सोशल साइंसेज में इसका क्या महत्व है, क्यों सोशल साइंसेज में हम इसको इतना महत्व देते हैं फैक्ट्स को और वैल्यूज़ को। क्या इसका कोई अध्ययन की पद्धति से कोई संबंध है, क्या कोई मेथडोलॉजी से, जो हमारी सोशल साइंस में स्टडीज़ की या रिसर्च की जो हमारी मेथडोलॉजी होती है, क्या इससे कहीं उसका कोई संबंध है। तो आज इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट और वैल्यूज़ में जो लेटेस्ट अप्रोच है, जो एकदम आधुनिक अप्रोच है फैक्ट्स और वैल्यूज़ की डाइकोटमी को लेके या इनमें द्वैधता को लेकर, उसके बारे में विशेषज्ञों की, विद्वानों की क्या राय है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूज़ क्या होते हैं और फैक्ट्स क्या होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे जीवन के ये मूल्य हैं या समाज के ये जीवन मूल्य हैं। तो जब हम यहाँ मूल्य का अर्थ हम कोई आर्थिक संदर्भ में नहीं लगाते कि इसका दाम क्या है, उस संदर्भ में नहीं लगाते हैं। मूल्य का मतलब होता है यहाँ पे कुछ ऐसे प्रतिमान, कुछ ऐसे आदर्श, जिन आदर्शों, कुछ ऐसे लक्ष्य जो हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार ने पारिवारिक जीवन में और हमारे समाज ने सामाजिक जीवन में अपने लिए सेट कर रखे हैं। अर्थात ये वो लक्ष्य हैं, एक प्रकार से हमारे लिए आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन के ये प्रतिमान हैं, आइडियल्स हैं, जिनको कि हम कहते हैं कि भाई ये हमारे जीवन के मूल्य हैं। और ये जो जीवन के मूल्य होते हैं, ये आप समझ ही सकते हैं कि ये जीवन के मूल्य हमको अपने माता पिता, गुरुजन, समाज, परिवार, राष्ट्र से प्राप्त होते हैं। और इसीलिए ये वैल्यूज़ स्थान देश काल के अनुसार बदलते रहते हैं। जो वैल्यूज़ भारतीय संदर्भ में होगी वो हो सकता है अमेरिकन वैल्यूज़ ना हो, वो हो सकता है अफ्रीकन वैल्यूज़ ना हो सकता है यूरोपियन वैल्यूज़ ना हो, वो हो सकता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की वैल्यूज़ ना हो, जो हमारी वैल्यूज़ हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जाहिर है कि ये सोसाइटी टू सोसाइटी से फ़र्क होती हैं और इसीलिए फ़र्क होती हैं कि हर सोसाइटी इसको एक प्रकार से प्रेस्क्राइब करती है, बताती है कि आपके लिए क्या करणीय है, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू ऑट टू डू। तो जब ऑट का प्रश्न आ जाता है कि क्या आपको करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो जब चाहिए का प्रश्न आ जाता है, आप कैसा करते हैं उससे हमारा लेना देना नहीं है, कैसा आपको करना चाहिए, जैसा जीवन जीना चाहिए। जब इस प्रश्न पे हम आते हैं तो वास्तव में ये ऑट का प्रश्न या चाहिए का जो प्रश्न है, ये फिलॉसफी का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। ये दार्शनिक प्रश्न हो जाता है कि दर्शन हमें ये बताता है कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमारे बचपन में हमारे माता पिता, गुरुजन, परिवार ने सबने सिखाया कि भाई हमको सच बोलना चाहिए। तो सच बोलना चाहिए, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है, ये कैसे पता चलेगा कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन जिसको समाज सच मानता है, जिसको हम सच समझते हैं, हमें वो सच बोलना चाहिए। और वो सच क्या है, वो हमें हमारा समाज सिखाता है, वो हमें हमारा परिवार सिखाता है। तो इस प्रकार से सत्य बोलना, दूसरों की सेवा करना, अहिंसा रखना, अपने बुद्धि का समाज के लिए प्रयोग करना, किसी प्रकार की चोरी न करना, ये सब चीज़ें, दूसरों के प्रति बैर भाव न रखना, दूसरों की मदद करना, ये करना चाहिए। ऐसा हम करते हैं या नहीं वो इशू नहीं है, लेकिन ये जो करना चाहिए के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ये हमें ऑट के प्रिस्क्रिप्शंस, फिलॉसफी के प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। इसीलिए इनको नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शंस कहा जाता है कि ये नॉर्म्स हैं, ये मानक हैं, ये हमारे व्यवहार के मानक हैं, जो हमारा समाज आपको बताता है कि हमको क्या करना चाहिए। और इसीलिए ये जो
जो मानक होते हैं, इनको हम नैतिकता के मूल्य कहते हैं। इनको नैतिकता के मूल्य भी कह सकते हैं कि हमारा समाज जिन चीज़ों को हमसे करना चाहता है, जिन चीज़ों को हमसे करवाना चाहता है, उसी को वो नैतिक मानता है, उसी को वो मॉरल मानता है, उसी को वो राइट मानता है। तो जिन चीज़ों को हमारा समाज मॉरल मानता है, नैतिक मानता है, राइट मानता है, उसी को वो प्रिस्क्राइब करता है और चाहता है कि हम वैसा ही व्यवहार करें। और इसीलिए ये चीज़ें निहायत सब्जेक्टिव होती है, आत्मपरक होती हैं। आपकी नैतिकता, आपके परिवार के नैतिकता, आपके परिवार के प्रिस्क्रिप्शंस अलग हो सकते हैं, बगल के परिवार के प्रिस्क्रिप्शंस अलग हो सकते हैं। कैसा व्यवहार करना चाहिए परिवार में, परिवार के बाहर, ये परिवार टू परिवार भी डिफर करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग एक व्यक्ति को देख के कभी कभी पहचान लेते हैं कि अच्छा क्या फलाना परिवार के हैं क्या। तो आपके परिवार के संस्कार, आपके परिवार के प्रिस्क्रिप्शंस, आपके देश के प्रिस्क्रिप्शंस, आपके समाज के प्रिस्क्रिप्शन, जितना ही वाइडर सोसाइटी में आप चले जाते जाएंगे वो आइडेंटिफाई होते चले जाते हैं कि अच्छा यू आर एन इंडियन हो। अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हैं तो आपके व्यवहार से आपको तुरंत पता लगा लिया जाएगा कि यू आर एन इंडियन। आप ही कैसे मूल्य हो सकते हैं, आप ही कैसे विचार हो सकते हैं। और इस प्रकार से कंट्री टू कंट्री भी ये डिफर करते हैं। तो इस प्रकार से मूल वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल आइडेंटिफाइड होते हैं, लेकिन हम उसका क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि सबके मूल्य एकदम कैसे हैं। सबके मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जो सोसाइटी होती है, एक समाज होती है, वो कुछ आदर्शों के साथ जीती है। उन्हीं आदर्शों को हम उन समाज के मूल्य कह सकते हैं। अब प्रश्न ये पता है कि फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स कुछ अलग चीज़ें होती हैं या वो कहीं इससे जुड़ी हुई होती हैं, मूल्यों से जुड़ी हुई होती हैं। देखिए फैक्ट्स जो है, तथ्य, वो तथ्य कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज के रियल पिक्चर को डिपिक्ट करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमसे आपसे पूछा जाए कि आपके समाज में जो सामाजिक संरचना है उस संरचना का स्वरूप क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे समाज में पद सोपानीय संरचना है और ये हमारी पद सोपानीय संरचना है। अब ये हमारी फैक्चुअल चीज़ हो जाएगी कि हमारे समाज की संरचना पद सोपानीय है। लेकिन इथिकल इशू क्या हो जाएगा, मूल्य क्या हो जाएंगे कि अगर हम पद सोपानीय स्तर पर किसी भी पद सोपान पे हैं तो हमें एक दूसरे के प्रति विभेद नहीं करना चाहिए, हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए। पद सोपान पे हम किसी भी हो, वो तो जन्म से हमारे यहाँ निर्धारित होता है, जातियाँ बन जाती हैं, लेकिन जातियों की पद सोपानता के कारण हम जातियों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति ऐसा ना हो कि वो लगे कि उसमें किसी प्रकार से ऊंच नीच का भाव है। ये ऊंच नीच का भाव अगर हमने पैदा किया तो वो हमारे आदर्शों के विपरीत जाता है, वो हमारे मूल्यों को विपरीत जाता है। तो हमारी सामाजिक संरचना एक सत्य है, एक फैक्ट है, लेकिन वो सामाजिक संरचना के साथ हम जीते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे मूल्य भी ये हैं कि हमारा कोई भी पद सोपान पे कोई भी व्यक्ति हो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण समान होना चाहिए। ये हमारे जीवन का मूल्य हुआ। तो आप देखिए कि ये इज और ऑट में ये फर्क है। तो फैक्ट्स जो है वो इज को शो करता है कि क्या है, और मूल्य क्या है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जो इज का क्वेश्चन है, जो फैक्ट का क्वेश्चन है, उस फैक्ट के क्वेश्चन को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि स्थितियां कैसी हैं, चीज़ें क्या हैं, ट्रुथ क्या है, समाज की सच्चाई क्या है। इसको हम खोज लेते हैं और इसको खोजने की जो पद्धति होती है उसी को वैज्ञानिक पद्धति कहा गया है कि विज्ञान सत्य का पता लगाता है, ट्रुथ का पता लगाता है। ये खोजने की कोशिश करता है कि सच्चाई क्या है, वो सच्चाई अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, लेकिन विज्ञान उस सत्य को खोजने की कोशिश करता है। और अगर 10 लोग उसी सत्य को खोजने का प्रयास करेंगे तो वो एक ही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये सच्चाई समाज की हमारे सामने आई है। लेकिन हमारी समाज की सच्चाई और फैक्ट एक होते हुए भी उस सच्चाई के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण हो सकता है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि हम भिन्न भिन्न वैल्यूज के साथ जीते हैं। तो जब
इज का प्रश्न आता है, फैक्ट का प्रश्न आता है, क्या है इसका प्रश्न आता है, तो उसका अध्ययन, उसकी वैज्ञानिकता, उसका अध्ययन करने के लिए हम विज्ञान का सहारा लेते हैं। और चूंकि विज्ञान का सहारा लेते हैं, फैक्ट्स को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, फैक्ट को हम न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसीलिए उससे एक वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष हम निकाल के एक यूनिवर्सली सार्वभौमिक वैलिड अपने निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा कि फैक्ट्स में और वैल्यूज़ में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये हो गया कि दोनों में फ़र्क तो है। एक हमें ट्रुथ बताता है, सच्चाई बताता है, फैक्ट बताता है, और दूसरा हमें राइट बताता है या इथिकल क्वेश्चन, इथिकल आस्पेक्ट देता है। एक वैज्ञानिकता की ओर ले जाता है, एक हमें दर्शन की ओर ले जाता है, एक हमें सत्य की ओर ले जाता है, एक हमें नैतिकता की ओर ले जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क तो है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे समाज के वैल्यूज़ होते हैं, जो समाज के हमारे मूल्य होते हैं, ये वास्तव में ये एक आइडियोलॉजी का स्वरूप ले लेते हैं। जैसे हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं जिससे कि चीज़ें स्पष्ट हो चुके हैं। जैसे कि जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये आप जानते हैं कि इंग्लैंड के बहुत बड़े विचारक हुए हैं। अगर इनका जो चिंतन था वो लिबर्टी को ये मानते थे कि ये एक मूल्य है, ये एक आदर्श है जो कि जिसके साथ हमारे समाज को जीना चाहिए। तो धीरे से उन्होंने लिबर्टी केंद्रित ही अपनी पूरी विचारधारा बनाई, जिसको कि हम लिबरलिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से लिबर्टी को एक आदर्श मान के जॉन स्टुअर्ट मिल और आपके लॉक ने जब चले हैं, तो उन्होंने एक प्रकार से एक विचारधारा का स्वरूप आगे चल के ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा कि कार्ल मार्क्स चाहता था कि एक समतामूलक समाज बने। अब समतामूलक समाज बनने के लिए क्या होना चाहिए? समतामूलक समाज के लिए भाई अब जो कुछ भी होना चाहिए, उसने पूरी एक अपनी दर्शन दे दिया कि एक वर्ग संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष के बाद सर्वहारा की विजय होगी, सर्वहारा की विजय के बाद सर्वहारा का अधिनायकत्व होगा, और उसमें सारे पूंजीपति मार दिए जाएंगे, वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा। जब वर्ग विहीन समाज होगा तो वहाँ शोषण का अंत हो जाएगा और एक समतामूलक समाज बन जाएगा। गांधीवादी विचारधारा, गांधी ने कुछ मूल्यों को लेके चला। गांधी जी के मूल्य क्या थे? गांधी जी के मूल्य थे कि भाई जो लास्ट मैन सोसाइटी में है, अंतिम व्यक्ति समाज में है, उसके लोक कल्याण की हमें सोचना चाहिए, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम ट्रुथ और नॉन वायलेंस का सहारा लेके आगे बढ़ेंगे हमारे समाज में और राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो ट्रुथ और सत्य और अहिंसा पर आधारित एक ऐसे समाज की परिकल्पना, राम राज्य की परिकल्पना गांधी जी ने, कि वो एक प्रकार से गांधीवाद के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। वो स्थापित हो न हो वो एक दूसरी बात है। हम अहिंसा और सत्य का पालन अपने जीवन में कर सकें, वो न कर सके, वो दूसरी बात है, लेकिन वो गांधीयन वैल्यूज हैं। अगर आप आज आपसे पूछे कोई कि गांधीयन वैल्यूज क्या है, तो आप कहेंगे सत्य और अहिंसा। मार्क्सियन वैल्यूज क्या है, तो आप कहेंगे समतामूलक समाज। जॉन स्टुअर्ट मिल और लिबर्टेरियन वैल्यूज क्या है, तो आप कहेंगे भाई लिबर्टी सेंट्रिक एक समाज होना चाहिए, जो कि हमें देखना चाहिए उसको। अब इसमें जो सोशल साइंसेज में आपको इसको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि सोशल साइंसेज में ये जो फैक्ट और वैल्यू की डाइकोटमी है, ये एक प्रकार से दो डोमिनेंट नैरेटिव्स की ओर इशारा करते हैं। पहला जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी है, जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासिकल अप्रोच है राजनीतिक अध्ययन में, जो कि आप शुरू में देखते हैं ग्रीक यूनान से शुरू हुआ, प्लेटो और अरस्तू से शुरू हुआ और आगे चला, और बाद में और ये सारा का सारा जो चिंतन था, अध्ययन था, ये सब पे किस पे ध्यान देता था? ये मूल्य पे ध्यान देता, सर्टेन वैल्यूज़ को लेके चलता था। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। आदर्श राज्य क्या है? आदर्श राज्य एक वैल्यू है कि ऐसा राज्य होना चाहिए। अब ऐसा राज्य है या नहीं है वो एक दूसरी बात है, लेकिन ऐसा राज्य होना चाहिए जो कि आदर्श हो। इसी प्रकार से जब हम इन चीज़ों को आके लेके बढ़े और जब हम 20वीं शताब्दी के शुरुआत में पहुँचे, तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हम देखते हैं कि उस समय इस बात पे विवाद शुरू हो गया। हालांकि वो डाइकोटमी शुरू से थोड़ा और पहले से दिखाई देती है, लेकिन 20वीं शताब्दी में आते आते एक लोगों का जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे या जो साइंटिफिक दृष्टिकोण रखते थे चिंतन में, उनका कहना था कि भाई इस प्रकार से
कोई भी चीज़ आप जो है वो कह देंगे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि समाज की जो समस्याएं हैं वास्तविकता का पता लगाए बिना हम सही प्रिस्क्रिप्शंस दे ही कह सकते हैं। तो सत्य का तो पता ही नहीं लगा चला कि वास्तव में समाज है कैसा। जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे कि समाज का वर्तमान स्वरूप क्या है, तब तक आगे के लिए हम प्रिस्क्रिप्शंस कैसे दे पाएंगे। लिहाजा हमको जो अध्ययन अपना करना चाहिए वो फैक्ट करना चाहिए, वैल्यूज़ को छोड़ दीजिए। हमें एक वैल्यू न्यूट्रल या वैल्यू फ्री साइंस डेवलप करना चाहिए, जो कि हमें केवल तथ्यों का पता लगा कि ये बताए कि भाई ये तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है, फैक्ट्स क्या है किसी समाज का, और हमें उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि वास्तव में आज हमारा समाज है कैसा। और उनके जो आर्गुमेंट्स थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे। इसको हम लोग व्यवहारवाद के अंतर्गत अध्ययन भी कर चुके हैं पहले भी, लेकिन उनका कहना ये था कि भाई जो चीज़ें धर्म, भगवान या नैतिकता को एक प्रकार से अपना रेफरेंस पॉइंट बनाती हैं, मानती हैं कि भगवान ने ऐसा कहता है ऐसा हमें करना चाहिए, धर्म ऐसा कहता है वैसा हमें करना चाहिए, नैतिकता ऐसी कहती है वैसा हमें करना चाहिए। तो ये जो चाहिए वाला जो इशू है, उनका कहना था कि जब हम हर चीज़ को एक प्रकार से रेफरेंस पॉइंट गॉड, मोरालिटी और रिलीजन को बना लेते हैं, तो ये हमको फैक्चुअल सिचुएशंस नहीं बताते हैं और एक प्रकार से भ्रम में रखते हैं। और इसलिए जितने भी हमारे निष्कर्ष होते हैं, जितने हमारे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, वो वास्तव में व्यावहारिक नहीं होते। और इसलिए हमें जो उनकी जो वस्तुनिष्ठता की हम जांच नहीं कर सकते कि जो प्रिस्क्रिप्शंस हम दे रहे हैं वास्तव में वो तो हमारे केवल कल्पना पे आधारित है, एक मानसिक चेतना पे आधारित है, हमारी परिकल्पना पे आधारित है कि क्या होना चाहिए। लेकिन हम क्या कंक्रीट स्टेप लें जिससे कि हम समाज के वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं का अध्ययन करें और अध्ययन करने के पश्चात हम वास्तविकता को समझें, जिसमें कि हमारी अपनी कोई भावना, अपनी कोई वैल्यू, अपनी कोई मूल्य समाहित न हो, बल्कि एक प्रकार से वैल्यू न्यूट्रल पोजीशन हम लेके चलें। तब हम जो है सत्य तक पहुंच सकते हैं, और जब हम सत्य तक पहुंचेंगे तभी आगे जाके हम वास्तव में निर्णय ले सकते हैं। तो उस तरह से जो अध्ययन की पद्धति शुरू हुई उसको व्यवहारवादी अध्ययन कहा गया, बिहेवियरल स्टडी करी गई। अनुभविक अनुभव के आधार पे हमने अनुभव करने की कोशिश की समस्याओं को और समस्याओं का अनुभव करके हमने एक लोगों के जीवन में उनके व्यवहार का अध्ययन करके हमने पता करने की कोशिश की वास्तव में व्हाट इज, हाउ थिंग्स आर। और जब हम हाउ थिंग्स आर, हाउ इज, जो वर्तमान है वो क्या है, जब वो हम समझ लेते हैं तो वो एक वस्तुनिष्ठ हमारे पास आकलन आ जाता है। तब जाके हम प्रिस्क्रिप्शंस कर सकते हैं। तो एक वैल्यू ओरिएंटेड जजमेंट लेना और एक फैक्ट ओरिएंटेड जजमेंट लेने में उनका कहना था कि फ़र्क है। और ये फ़र्क आप जानते हैं कि हमारे सभी के जीवन में आता है। लेकिन एक प्रश्न इसमें ये उभरता है कि जब हमने सारा, मान लीजिए, सत्य पता कर लिया, फैक्ट पता कर लिया, तो उस फैक्ट का हम करते क्या हैं? जाहिर है कि किसी भी फैक्ट को पता करने के बाद उस फैक्ट से तो कुछ होना नहीं है, उस फैक्ट के आधार पे हम निर्णय ही तो लेते हैं। और जब हम निर्णय लेते हैं तो वास्तव में क्या हम एकदम से निरपेक्ष होकर निर्णय ले पाते हैं, या एक सर्टेन सेट ऑफ फैक्ट जो बिल्कुल तथ्य हैं, जिनमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई वस्तुनिष्ठता है उसमें, उस फैक्ट के बेसिस पे जब हम निर्णय लेते हैं तो क्या वो निर्णय भी वास्तव में उतने ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, या उसमें भी कहीं एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी होता है? इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट तो हर जगह, हर देश में एक प्रकार से हाईएस्ट कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है और लिमिटेड जजेस होते हैं, 3 जजेस की बेंच, 5 जजेस की बेंच, 7 जजेस की बेंच, 9 जजेस की बेंच, ऐसी ही जजेस की बेंच बनती है। और जब बेंच बनती है तो उस बेंच के सामने तो सारे के सारे फैक्ट एक ही समान रखे जाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके सामने तो एक ही फैक्ट प्रेजेंट हुआ, और फिर भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के बहुमत से क्यों होते हैं? अपवाद स्वरूप कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सर्वसम्मत से होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर निर्णय होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो तो बहुमत से होते हैं। तो बहुमत से क्यों होते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय?
बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इसलिए होते हैं कि फैक्ट तो सारे जज न्यायाधीशों के पास एक ही सा प्रेजेंट किया गया, लेकिन न्यायाधीशों की जो मूल्य, जिन मूल्यों के साथ न्यायाधीश जीते हैं, वो मूल्य उनके डिफर करते हैं। और इस तरीके से आप जिस फैक्ट को इतना अहमियत देते हैं, अल्टीमेटली उस फैक्ट को जब निर्णय लेने की बात आती है, फैक्ट के बेसिस पे ही निर्णय होते हैं। हम सब लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमको सूचनाएं मिल जाए, तो हम तथ्य हमारे पास आ जाए तो हम निर्णय लें, लेकिन उन निर्णय को लेने समय क्या हम वास्तव में खुद एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। उन फैक्ट्स के आधार पर हम अपने मूल्यों का समावेश करते हैं उन फैक्ट्स में, और तब हम निर्णय लेते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक भी जो है वास्तव में ऐसा नहीं कर पाते कि वो एक प्रकार से बिल्कुल वस्तुनिष्ठ कोई निर्णय ले लें। वो लोग भी एक्चुअली कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जिसमें कि बहुमत से वो निर्णय होते हैं, और वो जो बहुमत से निर्णय होते हैं, उन बहुमत से लिए जाने वाले निर्णयों में अगर हम देखें तो वास्तव में एक ऐसा हमें ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि जिससे रिफ्लेक्ट होता है कि वैल्यूज़ का कितना रोल है एक प्रकार से अपने किसी भी जो हमारा निर्णयन होता है, उस निर्णयन में हम अपने को वैल्यू फ्री नहीं कह सकते। वो निर्णयन वास्तव में एक प्रकार से देखा जाए तो उसमें फैक्ट्स के साथ साथ वैल्यू का भी समावेश होता है। इसलिए बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने कि एक प्रकार से अब इस निष्कर्ष पे वो पहुँचे हैं कि वास्तव में अगर कायदे से देखा जाए तो फैक्ट्स और वैल्यूज़ का एमलगमेशन चल रहा है, और फैक्ट्स और वैल्यूज़ के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि कोई भी समाज इनकी अनदेखी नहीं कर सकता, फैक्ट्स और वैल्यूज़ की अनदेखी नहीं कर सकता। और इसीलिए आज की जो वर्तमान प्रोसेस है, वर्तमान अध्ययन की, चिंतन की, शोध की जो पद्धति है, वो फैक्ट्स और वैल्यूज़ का एमलगमेशन करके चल रही है। वो साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल का एमलगमेशन करके चल रही है। वो नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल का एमलगमेशन करके चल रही है। वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का एमलगमेशन करके चल रही है। और इसीलिए ज़्यादातर जो शोध हो रहे हैं उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें थ्योरेटिकली ग्राउंडेड एम्पिरिक्स या थ्योरेटिकली ग्राउंडेड एम्पिरिक्स और एम्पिरिकली ड्रिवन थियरी की तरफ हम चल रहे हैं। अर्थात हमें फैक्ट भी चाहिए और हमें वैल्यू भी चाहिए। इसलिए आज हम लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमारे अध्ययन में फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वैल्यूज़ के बिना हम किसी भी जीवन की परिकल्पना कर नहीं सकते। वो एक निरर्थक प्रकार का जीवन हो जाएगा। इसलिए फैक्ट्स और वैल्यूज़ की डाइकोटमी पर हम बहुत ज़्यादा बल न दें। हम देखें कि किस तरीके से एक अच्छा निर्णय लेने के लिए हमें अच्छे वैल्यूज़ की ज़रूरत है, क्योंकि समाज को अगर जीवित रहना है तो हमें उन वैल्यूज़ का एक प्रकार से कद्र करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारा समाज वास्तव में उन मूल्यों, उन आदर्शों की तरफ बढ़े जिन आदर्शों को हमारा समाज चाहता है। उन आदर्शों की तरफ बढ़ने के लिए हम अधिक से अधिक फैक्ट्स का संकलन करके अच्छे निर्णय तक पहुँचे। इसीलिए फैक्ट्स और वैल्यूज़ की डाइकोटमी पे बहुत बल न देके फैक्ट्स और वैल्यूज़ के एमलगमेशन पे हमें बल देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।